जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम आप लोग को क्लास 10 का एसएसटी पढ़ाएंगे, जिसमें चैप्टर 1 का हमने पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था उदारवाद का आरंभ किस प्रकार हुआ, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं। देखिए 1815 के बाद कही अर्थात 1815 के आसपास क्या क्या हुआ इसके बारे में है। देखिए ऑस्ट्रिया की एक राजधानी होती है जिसका नाम है वियना। वहां पर एक संधि होती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है जहां पर एक संधि होती है, उसका नाम दिया जाता है वियना संधि। यहाँ के चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिख यहाँ के चांसलर थे, वहां के अध्यक्ष थे ड्यूक मेटरनिख। इसमें होता क्या है, ब्रिटेन रूस प्रसा ऑस्ट्रिया ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया। ये चारों ने मिलकर क्या किया है, नेपोलियन को हरा देते हैं। उसके बाद ये लोग हराते किस युद्ध में है, उस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। जिस युद्ध में नेपोलियन को हराते हैं उस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। जैसा कि आप सबको पता है, नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ था, वहां पर राजतंत्र समाप्त हो गया था और प्रजातंत्र आ गया था। अब नेपोलियन के हार जाने के कारण क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, नेपोलियन क्या था, एक अच्छा राजा था। वो क्या करता था, फ्रांस की सीमाओं को धीरे धीरे क्या करता था, बढ़ाते हुए चला जाता था। अब फ्रांस की सीमा आगे ना बढ़ सके, इसके लिए क्या किया गया, वहां पर फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए, वहां पर कई राज्य बना दिए गए। और उसके बाद नेपोलियन के हार जाने के बाद क्या हुआ, पूर्ववंश वापस आ गया। अर्थात जो पहले राजतंत्र था नेपोलियन के हार जाने के बाद वह पुनः क्या हुआ, वापस आ गया। आगे देखिए क्रांतिकारी घटनाएं, इसको समझेंगे। यूरोप पुनः क्या हुआ, उसके बाद तानाशाह के चंगुल में फंस गया। नेपोलियन के युद्ध हार जाने के कारण यूरोप फिर से तानाशाह के चंगुल में आ गया। अर्थात फिर से वहां पर राजतंत्र शुरू हो गया, प्रजातंत्र वहां की समाप्त हो गई। उसके बाद कुछ गुप्त संगठन स्थापित किए गए, वहां पर कुछ गुप्त संगठन बनाए गए जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। ये संगठन किसने बनाया था, जूसेफ मेत्सी ने ये संगठन बनाया था। इनको इटली के एकीकरण के राष्ट्रवाद का मसीहा भी कहा जाता है। जूसेफ मेत्सी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1830 में ये मात्र 23 वर्ष के होते हैं जब ये सोच लेते हैं कि मैं इटली को आजादी दिलाऊंगा, इटली को एकीकृत करूंगा। मेटरनिख ने इनको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया है। मेटरनिख ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राजतंत्र में थे और जूसेफ मेत्सी जो थे वे राजतंत्र के खिलाफ थे, इसीलिए इन्होंने इनको सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। आगे देखिए क्रांतियों का युग। देखिए 1830 में जुलाई क्रांति होती है। 1830 में फ्रांस में क्रांति होती है जिसको जुलाई क्रांति का नाम दिया जाता है। वहां पर क्या होता है, बुर्बो शासक एक होते हैं जिसका नाम था चार्ल्स दशम। इसको ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने वहां पर फ्रांस में नियुक्त किया था कि तुम राज्य को चलाओ। वहां की जनता क्या करती है, उनको यहाँ से उखाड़ फेंकती है, वहां से भगा देती है। उसके बाद क्या होता है, लुई फिलिप की अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र वहां पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, वहां पर राजतंत्र बना दिया जाता है। उसके बाद मेटरनिख ने कहा, उसके बाद मेटरनिख कहते हैं जब फ्रांस छीनता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अर्थात जो भी चीजें फ्रांस में होती हैं वे धीरे धीरे पूरे यूरोप में हो जाती हैं। उसके बाद ब्रुसेल्स में भी विद्रोह होना शुरू हो गया। ब्रुसेल्स क्या था, बेल्जियम की राजधानी थी, वहां पर भी धीरे धीरे विद्रोह होना शुरू हो गया था। इसके कारण नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो जाता है। यूनान क्या था, यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता था। आजादी के लिए संघर्ष, फिर वहां पर क्या हुआ, आजादी के लिए लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1821 ईस्वी में एक संधि बनाई गई जिसको कुस्तुनतुनिया की संधि का नाम दिया गया। देखिए फिर क्या होता है, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त कर दी। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान में एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, ये क्या है, यूरोप में क्या किया गया, काव्य, कला, कहानियां और संगीत ने राष्ट्रवादी भावना का निर्माण किया। जैसे कि
अभी हमारे देश में क्या किया गया है, हम अपने राष्ट्रगान को सुनते हैं, राष्ट्रगीत को सुनते हैं, तिरंगा देखते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यूरोप में भी किया गया, कला, काव्य, कहानी और संगीत भी बनाए गए। आगे यहाँ पर क्या किया गया, सांस्कृतिक आंदोलन भी किए गए और स्थानीय भाषा पर भी जोर दिया गया, जिसके कारण वहां पर राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण हुआ। आगे देखिए भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। इसमें क्या होगा, यूरोप की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी, यूरोप की जो जनता थी वहां वो अपने जनसंख्या में तेजी से वृद्धि करने लगी। इसके कारण क्या हुआ, बेरोजगार शहरों में भीड़, लोग बेरोजगार होने लगे और क्या किए, जो लोग गांव में रहते थे वो क्या किए, धीरे धीरे शहरों में जाकर रहने लगे, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के रहने लगे। उसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था, वहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इसके कारण वहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद कठिनाइयों और जन विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद वहां पर क्या हुआ, कठिनाइयों और जन विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद वहां पर क्या होगा, 1848 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। 1848 ईस्वी में जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोग थे वे लोग क्या किए, सड़कों पर उतर आए, क्रांति करना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, वहां से लुई फिलिप क्या किया, वहां से वो भाग गया। इसके बाद सन 1848 ईस्वी में फ्रांस की एक नवीन गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। उसके बाद वहां क्या, जब नवीन गणतंत्र की घोषणा कर दी गई, फिर क्या हुआ, वहां पर रोजगार की गारंटी दी गई, वहां पर युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई और कारखाने भी स्थापित किए गए, कुछ कारखाने भी खोले गए। उसके बाद 21 साल से अधिक उम्र वाले पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल गया। जो लोग 21 साल से ऊपर के पुरुष थे उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन स्त्रियों को अभी भी यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। आगे देखिए जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी, इटली ये सब क्या थे, यूरोप के एक हिस्से थे और ये सब चाहते थे कि हम अपना अलग एक राज्य बनाए, अर्थात अपना अलग एक देश बनाए। सन 1848 ईस्वी में जर्मनी 39 राज्यों का एक संघ था। इसमें क्या हुआ, ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण के एक जनक थे। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वे जर्मन के एकीकरण के जनक थे, अर्थात ऑटो वन बिस्मार्क वहां के क्या थे, एक प्रधानमंत्री थे। आप कह सकते हैं ऑटो वन बिस्मार्क वहां के प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए 7 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, लगातार युद्ध लड़ा। इन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस इन सब से क्या किया, तीनों देश से क्या किया, युद्ध लड़ा, जिसमें अंत में प्रसा की क्या हुई, जीत हुई। अब 1871 ईस्वी में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 1871 में प्रसा के राजा को, काइजर विलियम को वहां का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है जर्मनी का एकीकरण। अब देखेंगे आगे इटली का एकीकरण, इसको देखेंगे। इटली क्या था, इटली राज्यों व हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। इटली हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था, एकत्रित नहीं था। इटली में इतालवी भाषा नहीं बोली जाती थी। पूरे इटली में क्या किया जाता था, इतालवी भाषा नहीं बोला जाता था। इसने 1830 ईस्वी के दशक में मेडिची ने इटली को एकीकृत करने के लिए प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री काबू ने राज्यों को संगठित करने के लिए आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया। जो आंदोलन हुआ प्रधानमंत्री काबू ने उसको क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। और फ्रांस व सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई, और फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि भी हुई। आगे देखिए 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। 1859 ईस्वी में क्या हुआ, सार्डिनिया और पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को क्या किया, पराजित कर दिया, हरा दिया। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। इसमें क्या किया, गैरिबाल्डी इसका नेतृत्व कर रहे थे और इनके नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने क्या किया, भाग लिया। 1861 ईस्वी में
1861 ईस्वी में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को राजा घोषित किया गया और 1861 ईस्वी में विक्टर एमेनुएल को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हो गया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण समाप्त हो गया। आगे देखिए आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जैसे कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रांस। यूसुफ मेहसिन का संबंध किस देश से था, तो इटली। ऑटो वन बिस्मार्क का तो जर्मनी। इसी तरह से आपका एक नंबर में आ सकता है। आगे देखिए ब्रिटेन की अजीब दास्तान या अजीब कहानी, इसको समझेंगे। ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन ने कहा क्रांति का परिणाम नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है। क्रांति कोई एक परिणाम नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है। ब्रिटेन में 4 जातियां रहती थी। पहला इंग्लैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा स्कॉट और आयरिश। ये 4 जातियां रहती थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में आया। 1707 ईस्वी में एक एक्ट आया। फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का संगठन हुआ। फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का संगठन हुआ। आगे देखिए यहां पर क्या था, स्कॉटिश लोगों को अपनी गैरी भाषा बोलने पर और राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। अर्थात ना स्कॉटिश लोग अपना राष्ट्रीय पोशाक पहन सकते थे और ना ही अपना राष्ट्रीय भाषा बोल सकते थे। इस कारण वे लोग वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब आयरिश में 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनियन किंगडम में शामिल कर लिया गया। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनियन किंगडम में जबरदस्ती क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। अब नोट पे देखिए क्या करना है। ब्रिटेन का झंडा क्या था, यूनियन जैक। उसका झंडे का नाम था यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान था गॉड सेव आवर नोबल किंग। इसको क्या किया गया, सम्मान दिया गया। देखिए राष्ट्र की दृश्य कल्पना, इसको क्या था, ये मारियान थी। मारियान या इनको मारियाना भी बोला जाता है। ये क्या थी, फ्रांस की नारी रूपक थी। जैसे हमारे देश का नारी रूपक कौन है, भारत माता, उसी तरह फ्रांस की नारी रूपक कौन थी, मारियान, जिनको मारियाना भी कहा जाता है। इनका पहचान क्या था, ये लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, अर्थात ये लाल टोपी पहनती थी और तिरंगा इनके साथ हाथ में था और क्या था, कलगी, अर्थात ये अपने बालों में कुछ लगाए देती थी जिनको कलगी कहा जाता था। जर्मेनिया, इनका पहचान क्या था, बलूत वृक्ष के पत्तों का एक मुकुट पहनती थी। बलूत एक वृक्ष था, उसके पत्तों का एक मुकुट पहनती थी और एक तलवार ली रहती थी जिस पर लिखा रहता था जर्मन राज्य की रक्षा करती है। ये तलवार जर्मन राज्य की रक्षा करती है। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। यह लेसन आपका खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।